हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। ये हमारा सेकंड पार्ट है DSSB के पेपर्स का, जो हम इसमें 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 130 क्वेश्चन। जो 129 तक क्वेश्चन थे वो फर्स्ट पार्ट में है, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो ये पेपर टेलीग्राम पे अवेलेबल है, विद सॉल्यूशन नहीं है बट पेपर अवेलेबल है, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो नाउ। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ स्टार्टिंग विद द 130 क्वेश्चन। 130th क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको थर्मोकपल जो होता है, थर्मोकपल में क्या होता है, थर्मोकपल में दो बेसिकली वायर्स होती हैं जो अलग अलग मेटल से की होती हैं, तो वो टू डिसिमिलर मेटल्स होंगे। 131, इसमें दिया आपको एक यूनिट सेल दिया है जिसमें A B C दिया है, अल्फा बीटा और गामा दिया है। जो A B और C आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये टेट्रागोनल तो होगा ही नहीं। नाउ अल्फा बीटा गामा तीनों जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट, इसमें हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फाइंडिंग करने की, किसकी, सिल्वर की, जब वो 300 केल्विन पे है और जो उसका एनर्जी लेवल है वो है 1.01 EF एंड उसकी EF की वैल्यू ये है। नाउ इसके लिए अगर आपने देखा हो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था ये। यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है और ये वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर। यहाँ पर E की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.01 EF। K की वैल्यू क्या होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो K की वैल्यू क्या होगी, 1.38 इंटू 10⁻⁻24 एंड यहाँ पर T की वैल्यू दी है 300। जब हम इन्हें सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.11। इसमें जो EF है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लेना। नाउ 133 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं kg इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड क्यूब और A⁻², तो उससे ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यूनिट आ जाएगी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्वेश्चन में कहते हैं कि सुपर कंडक्टर्स को जब हम TC से भी नीचे कूल कर दें, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिससे नीचे अगर हम कूल कर दें और ज्यादा तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो इससे नीचे जाते ही सुपर कंडक्टर बन गए, तो वहां पर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनमें प्रॉपर्टी शो करते हैं जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो -1 हो जाती है, तो वो डायमैग्नेटिक हो गया। बोसॉन क्या है, इंटीग्रल पार्टिकल है, एवरीवन नोज दैट। नाउ 136 क्वेश्चन, इसमें हमें रेजिड्यू निकालना है इसका। इसमें जो है अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो टर्म है इसमें सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, नीचे z इंटू Z-1, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल पुट करो, यहाँ से z की दो वैल्यू आएंगी, z=0 और z=1। तो अब जब हम इसके क्या निकालना है, हमें रेजिड्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट यूज करेंगे। लिमिट क्या यूज करेंगे, जिसकी वजह से ये सिंगुलर पॉइंट बन रहा है, 1 की वजह से बन रहा है, सो लिमिट क्या लेंगे, z अप्रोचेस टू 1, z-1 इंटू f ऑफ z, जो भी आपका। यहाँ पर देखो z-1 से z-1 कट हो गया, 1 इसमें पुट कर दो अब लिमिट में, ये क्या आ गया, 5 इंटू 1-2 विच इज इक्वल टू 3। सो जो ये हमारा रेजिड्यू का क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है ये रेजिड्यू का, तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर नंबर 3। पॉली मैट्रिसेस जो होती है हमारी 3 होती हैं ये, अब इनके बीच में हमें एक रिलेशन करेक्ट फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ पॉली मैट्रिसेस वो क्या एंटी कम्यूट करता है वो, यानी कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इनको
रिवर्स कर दूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये इक्वेशन ढूंढो कहाँ पर है, ये वाली इक्वेशन फोर्थ हो गई, ठीक है। नाउ मूविंग टू 138 क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल निकालना है। वेयर लेजेंडरी पॉलिनोमियल है उसमें हमें Pn1 निकालना है। तो याद रखना जब भी Pn1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नाउ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन, एक हाइड्रोजन एटम का क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है, साई आर थीटा फाई। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसको कैसे लिखा जाता है, आर एन एल और वाई एम एल। जो ये कोऑर्डिनेट, जो ये वाला होता है, ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा लेजेंडरी फंक्शन होता है और ये हमारा लेगेरी फंक्शन होता है। तो इससे हमें क्या मिला, लेजेंडरी और एसोसिएटेड फंक्शन से मिल गया हमारा हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन। नाउ 140 क्वेश्चन, इसमें हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, यानी इनवर्स निकालना है, लैपलेस इनवर्स। तो ये हमें निकालने आते हैं कुछ बेसिक। देखो यहाँ पर आपको जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो बेसिक पूछी जा रही है। तो बेसिक में e⁻t, इसका तो आपको बेसिक सिखाया जाता है। इसका क्या होता है 1/s-a। अब यहाँ पर a क्या है 1, तो ये क्या आ गया 1/s-1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 141। इसे सॉल्व कर लेना, मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है क्वेश्चंस के, सॉल्व आपको खुद करने पड़ेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है f(x) = x, ठीक है। और आपको बताना है कि ये सीरीज किसके इक्वल आएगी। नाउ स्टार्ट कैसे करते हैं इसमें। अगर आपको पता हो फोरियर सीरीज में 3 चीजें निकाली जाती है, a0, an और bn। नाउ a0 निकालने के लिए क्या यूज होता है, 2/l √, जो भी लिमिट आपकी -l to l। नाउ f(x) dx, ठीक है, यहां से निकाल लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे x की वैल्यू, f(x) क्या है x, जब इसे सॉल्व करोगे तो वो 0 आ जाएगा। नाउ an क्या है, an होता है f(x) एंड cos of पाई x dx। अब जो ये वाला फंक्शन है ये क्या है ओड, ये वाला फंक्शन क्या है इवन। तो ये टोटल क्या हो गया ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन का जब आप इसके अंडर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 0, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो 0 आ जाएगी। तो an भी यहाँ पे क्या आ गया 0, निकलेगा सिर्फ bn। bn को सॉल्व करोगे कैसे, 1/पाई -π to x sin nx dx। जब आप इसे सॉल्व कर दोगे पूरा तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा दिस। तो f(x) को कैसे लिखते हैं हम, bn × sin nx। ये आ गया आपका f(x). तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को खोल दोगे तो आपके पास आ जाएगी पूरी इक्वेशन आ जाएगी। इसको पूरा n1 से लेके इन्फिनिट तक पुट करते चलो तो आपके पास आ जाएगा sin x 2 sin x प्लस sin 2x। इस तरह से इक्वेशन चलती जाएगी 2/3 sin x। अब इसमें क्या होता है, ये किसके इक्वल आ जाएगी f(x) क्या है x। यहाँ पर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पर जब आप x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा π/2 = 2 × this। आपको इसी सीरीज की वैल्यू निकालनी थी तो 2 को इधर ले जाओ, ये क्या आ जाएगा π/4 इज द आंसर। नाउ मूविंग टू 142 क्वेश्चन। इसमें आपको कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर पूछा है, सॉरी कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर दिया है तो उसका टेंसर पूछा है, वो आ जाएगा ये वाला। नाउ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो E और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है और ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इनके साथ भी डायरेक्शन जा सकती है। नाउ इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल लॉ मॉडिफाइड। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाते तो ऐसा कौन सा लॉ था मैक्सवेल का जिसे मॉडिफाई करना पड़ता, वो था ये। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग
अगर यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो यहाँ पर टोटल चार्ज जो होता वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक का उठा सकते ना आप। जैसे आपको याद होगा, अगर आप डाइपोल उठाते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसमें टोटल चार्ज क्या होता है? जीरो, जिसकी वजह से फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो वहाँ पर ये जो होता है फॉर्मूला, ये आ सकता है। वो एग्जिस्ट करते थे ना तो एक सिंगल उठा सकते थे, लेकिन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो टोटल की वजह से क्या होता है? जीरो। अगर ये एग्जिस्ट कर जाते तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वजह से आप क्या ले सकते? एक ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मतलब डाइपोल मोमेंट, और फिर एक के लिए आप कर सकते ये, लेकिन टोटल में ये जीरो आ जाता है, तो ये वाला मॉडिफाई करना पड़ता। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ चार्ज, 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स उठाए हैं, उन्हें एक क्यूब के अंदर रख दिया, और अब बताओ क्यूब के बाहर कितना फ्लक्स आएगा? जीरो आएगा। क्यों? जब एक डाइपोल इसके अंदर रखा है तो इसका फ्लक्स कितना होगा? क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट कितना है इसके अंदर? जीरो। तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। तो डाइपोल एक रखो, दो रखो या 8 रखो, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉइजन्स इक्वेशन को। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस, देखो इसमें बोला है कि ये हमें वी आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो इसकी फोर्स है उसके लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉर फोर्स टू बी स्टेबल मूविंग इन ए ऑर्बिट, जब ऐसी कोई फोर्स एक ऑर्बिट में घूम रही है तो उसके लिए एन मैक्सिमम -3 हो सकती है वैल्यू। एन जो है मैक्सिमम वैल्यू -3 हो सकती है, -3 से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती। नाउ 148 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड है, उसमें टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव, देन ट्रेजेक्ट्री बताओ। देखो इसमें एक चीज है, जो इनवर्स स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो एसेंट्रिसिटी भी उसकी 1 से ऊपर हो जाएगी, ये रूल है। और अगर ऐसा होता है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 से ऊपर होती है, तो आप बताओ वो कौन सी शेप लेता है? वो हाइपरबॉलिक शेप लेता है। हमें एसेंट्रिसिटी से पता चल जाता है कौन सी शेप आएगी, तो अगर एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन शेप इज हाइपरबॉलिक। इसमें आपको निकालना है मिलर इंटीजर्स। देखो इस पेपर से आपको एक चीज पता चलती है कि जो भी क्वेश्चंस आपके बाहर से लिए गए हैं, उठाए गए हैं, बीएससी वाले बुक से उठाए गए हैं, वो सारे बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं उठाया कि बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें मिलर इंटीजर्स दी हुई है 2 3 2 2, तो आपको प्लेन इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, आपको क्या निकालनी है? मिलर इंटीजर्स निकालनी है, ठीक है। इसको निकालते कैसे है? पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1/3 1/2 1/2, उसके बाद इसका एलसीएम ले लो 6, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 6/3 6/2 6/2, ये कितना आ गया? 2 3 3। दिस इज द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन, ठीक है। नाउ 150 क्वेश्चन, इसमें बोला है लेटिस वाइब्रेशंस में जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, उस क्वांटम एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोनॉन। यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए फोटोन भी दिया हुआ है। फोटोन लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट को बोलते हैं, जो क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी निकली है उसको क्या बोलते हैं? फोनॉन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट करेक्ट चूज करनी है। स्पेसिफिक हीट जो होती है क्यू, उसमें एक फॉर्मूला उसमें आता है डेल्टा टी, यानी वो टी पे डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर पे, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये तो कह नहीं सकते, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हीट जो कैपेसिटी है या तो वो हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगी या लो पे। तो हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे जाके कांस्टेंट हो जाती है, मतलब जब वो मैक्सिमम हीट ले लेता है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी ले लेता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो अपने मैक्सिमा पे पहुंच जाती है, एंड दैट विल बिकम कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। हाँ, ये ब्लॉच सॉल्यूशन भाई ये मैंने पढ़ने की सोची ही नहीं, एक दो क्वेश्चन से छोड़ने भी पड़ जाते हैं। अब ये पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है इसके लिए, इसलिए मैंने तो छोड़ दिया। अगर आपको किसी को आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर। है तो सिंपल ही, बट
पूरा टॉपिक उठाना पड़ता है इसके लिए अब दोबारा। नाउ नेक्स्ट, सुपरकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप किसकी वजह से होता है? एनर्जी गैप होता है इलेक्ट्रॉन और लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। लैटिस वाइब्रेशन में क्या निकलता है? फोनॉन। तो इलेक्ट्रॉन और फोनॉन इंटरेक्शंस की वजह से उनके बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है। तो ये थे हमारे 153 तक क्वेश्चंस। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस है 200 तक है इसके क्वेश्चंस, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।